हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल कैरियर एंडेवर में। दोस्तों, हमने अपने YouTube चैनल कैरियर एंडेवर में सीटेट का बैच स्टार्ट करने लेके जा रहे हैं, जिसमें आज हमने मैराथन 2 करा दी है। आज हम जो मैराथन लेके आए वो तीसरी मैराथन लेके आए, यानी केवीएस का जो एग्जाम चल रहा है उसकी मैराथन 1 करा दिया, फिर मैराथन दूसरी करा दी है, जो आपको हमारे यूट्यूब चैनल कैरियर एंडेवर पर मिलेगी। आज हम तीसरी मैराथन शूट करने जा रहे हैं। वीडियो में अंत तक बने रहना, वीडियो में बहुत कुछ आपको नया मिलेगा। अगर चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन ऑल को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और सीटेट से संबंधित या अदर कोई एग्जाम जो हो, टीचिंग से संबंधित कोई भी क्वेरी हो, तो आप हमारे कैरियर एंडेवर चैनल को विजिट कर सकते हैं। देखो, आज हम देखते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन हमने देखा है कि आप अनपढ़ माता पिता के बच्चों को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं, यानी मान लीजिए एक अनपढ़ माता पिता हैं, आप उनके बच्चों को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं, तो इनमें से कौन सा ऐसा तत्व है जो आप उसको अपनाएंगे। यानी समझते हैं, एक अनपढ़ माता पिता है, अनपढ़, एक अनपढ़ माता पिता हैं, आप उनके बच्चों को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं, आप उनके बच्चों को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे। एक ऑप्शन उसने दिया, आप बच्चों से अंग्रेजी में बात करेंगे। दूसरा, आप बच्चों को अंग्रेजी में बोलने के लिए मजबूर करेंगे। देखो, ये जो मजबूर शब्द है, ये हमेशा नेगेटिव में होता है, ये हमेशा नेगेटिव में होता है, और नेगेटिव वाला हमें कभी नहीं लगाना होता है। उसके बाद उन्होंने बोला है, आप बच्चों को मातृभाषा में बोलने से रोकेंगे। अब देखो, यहां पर रोकने का मतलब ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, और यहां पर हमें नेगेटिव नहीं, हम यहां पर पॉजिटिव वाला देख रहे हैं, बच्चों को सिखाना चाह रहे हैं। उसके बाद उसने भी, आप उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सीखे और सिखाने का प्रयास करेंगे। देखो, अब इसका जो देखेंगे, अब मातृभाषा की जो संकल्पना है इसको थोड़ा हम समझते हैं। देखो, आपने देखा होगा कि त्रिभाषा सूत्र आया था, त्रिभाषा सूत्र आया था। जो त्रिभाषा सूत्र आया था वो किसने दिया था, तो आपको बताना है, कोठारी आयोग ने दिया था। किसने दिया था, कोठारी आयोग ने। अगर आपसे ये पूछिए कोठारी आयोग कब आया है, तो आपको बताना 1964 और 66 में आया है। अब देखो, त्रिभाषा सूत्र कौन सा था। सबसे पहले आती है हमारी मातृभाषा, सबसे पहले आती है हमारी मातृभाषा, दूसरी आती है प्रादेशिक भाषा, दूसरी आती है प्रादेशिक भाषा, और जो तीसरी आती है वो आती है हमारी अंतरराष्ट्रीय भाषा। तीसरी आती है हमारी अंतरराष्ट्रीय भाषा। देखो, अब उसने जो क्वेश्चन दिया है वो उसने ये वाली बात बोली है कि एक अनपढ़ माता पिता को आप अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं। यानी जो अनपढ़ माता पिता हैं, आप उन्हें अंग्रेजी सिखाना चाहेंगे, तो अंग्रेजी में बात करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। उसे अंग्रेजी में बोलने के लिए मजबूर करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। रोकेंगे, नहीं है। लेकिन जो डी ऑप्शन दोस्तों दे रहा है, वो कह रहा आप उसे उसकी मातृभाषा में अंग्रेजी सिखाने की सहायता करेंगे। अब इसी को ध्यान में रखकर मैंने आपको बताया है कि जो त्रिभाषा हमारा जो सूत्र आया था, जो त्रिभाषा सूत्र आया था ये वाला, तो अगर आप एक बालक को कोई भी शिक्षा प्रदान कराना चाह रहे हैं, तो हमें त्रिभाषा सूत्र को लागू करना पड़ेगा। अगर आपसे ये पूछिए कि त्रिभाषा सूत्र किसने दिया है, तो आपको बताना है कोठारी आयोग ने। अगर आपसे ये पूछिए कोठारी आयोग कब आया है, तो आपको बताना है 1964 और 66। अब ये त्रिभाषा सूत्र जो कोठारी आयोग ने दिया था, ये वाला दिया था कि जब एक बालक सबसे पहले अपने घर से स्कूल जाता है, तो उसे सबसे पहले कौन सी भाषा में मात्र शिक्षण कार्य करना है, मातृभाषा में शिक्षण कार्य करना है। फिर उसके बाद प्रादेशिक भाषा होती है। मान लीजिए एक यूपी का बच्चा बिहार में जॉब करने जाएगा, तो बिहार की भाषा को सीखेगा। अगर राजस्थान में जाएगा तो राजस्थान की भाषा को सीखेगा। यानी सबसे पहले उसके अपने घर की भाषा होगी, फिर उसके बाद प्रादेशिक होगी, और फिर उसके बाद जो इंटरनेशनल लेवल पर जो हमारी भाषा होती है वो अंग्रेजी भाषा होती है। लेकिन कुछ और फैक्ट थोड़ा हम इस कोठारी आयोग के बारे में समझ लेते हैं। देखो, कोठारी आयोग ने एक महान कार्य किया था, एक महान ये कार्य किया था कि स्वतंत्र भारत की पहली पहली शिक्षा संरचना दी थी इन्होंने। स्वतंत्र भारत की पहली शिक्षा संरचना दी थी, जो आपको वेरी वेरी इंपोर्टेंट समझनी है। वो कौन सी थी, 10+2
प्लस 3। अगर आपसे ये पूछे स्वतंत्र भारत की पहली शिक्षा संरचना किसने दी है, तो आपको बताना कोठारी आयोग ने। कौन सी है? 10 + 2 + 3। अब उसकी जगह एक नई और आ गई है। अब इसकी जगह एक नई आ गई है, वो है 5 + 3 + 3 + 4। अब अगर आपसे ये पूछे ये वाली शिक्षा संरचना कब आई है, तो आपको बता देना है 2020 में जो NEP डॉक्टर कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में आई है। वो कौन सी आई है? ये आई है 5 + 3 + 3 + 4। लेकिन कोठारी आयोग को एक और महान कार्य है। इन्होंने ये बात बोली थी कि एवं शिक्षा एवं राष्ट्रीय विकास, शिक्षा एवं राष्ट्रीय विकास की बात किसने की है? कोठारी आयोग ने। एक और महान कार्य इन्होंने किया है, समान कार्य समान वेतन, कॉमा समान वेतन। और सबसे ज्यादा जो इंपोर्टेंट बात इन्होंने दोस्तों की है, वो संपूर्ण शिक्षा पर, संपूर्ण या समग्र शिक्षा पर बल दिया है, या समग्र शिक्षा पर बल दिया है। आपको इस कोठारी आयोग से इतने सारे क्वेश्चन आराम से मिल जाएंगे। हमने क्वेश्चन पढ़ा था, एक अनपढ़ माता पिता के बच्चे को हमें अंग्रेजी सिखानी है। अगर आपको किसी के बच्चे को अंग्रेजी सिखानी है, तो उसे सबसे पहले उसकी मातृभाषा में शिक्षा प्रदान करेंगे। फिर उसके बाद जो अदर स्टेट में जॉब करने के लिए जाएगा, तो प्रादेशिक भाषा होगी। और जो इंटरनेशनल लेवल पर जो बात करते हैं, वो हमारी अंतरराष्ट्रीय भाषा कहलाती है। लेकिन आपको ये वाली बात भी समझनी है, ये जो मैंने आपको सही ऑप्शन बताया, ये वाला, ये जो सही ऑप्शन बताया है, ये उसकी मातृभाषा के सहायता के आधार पर हम सिखा रहे हैं। लेकिन मातृभाषा पर बल किसने दिया है? तो मैं आपसे बता रहा है मैंने कि जो त्रिभाषा सूत्र है दोस्तों, वो किसने दिया है? कोठारी आयोग ने। अब कोठारी आयोग कब आया था, तो आपको बताना है 1964 और 66। अगर वो आपको इसके जनक पूछे, तो आपको बताने हैं DS कोठारी। अगर वो आपसे इसके जनक पूछे, तो आपको बताना है DS कोठारी। यानी अगर पूरा नाम पूछे, तो आपको बताना है दौलत सिंह कोठारी। पूरा नाम पूछे, तो आपको बताना है दौलत सिंह कोठारी। यानी आपकी इस मातृभाषा से संबंधित कई क्वेश्चनों को मैंने क्लियर कर दिया। अगर वो ये पूछे स्वतंत्र भारत की पहली शिक्षा संरचना कौन सी थी, तो आपको बताना है 10 + 2 + 3। किसने दी है? कोठारी आयोग ने। अब इसकी जगह जो नई शिक्षा संरचना NEP 2020 कौन लेकर आए? 5 + 3 + 3 + 4 है। अगर आपसे ये पूछे शिक्षा एवं राष्ट्रीय विकास पर बल किसने दिया है, शिक्षा एवं राष्ट्रीय विकास पर बल किसने दिया है, तो आपको कोठारी आयोग बताना है। समान कार्य और समान वेतन का सूत्र किसने दिया है, तो आपको कोठारी आयोग बताना है। संपूर्ण शिक्षा या समग्र शिक्षा पर बल किसने दिया है, तो भी दोस्तों आपको कोठारी आयोग बताना है। यानी मैंने इस कोठारी आयोग मातृभाषा से बहुत सारे क्वेश्चन आपको पुटअप कर दिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन उसने क्या बोला है कि वह कौन सा कारक है, यानी वह कौन सा बाह्य कारक है जो एक बालक को कक्षा में रुचि लेने से रोकता है। यानी आपको बताना है कि एक बार में से कौन सा वह बाह्य कारक है जो एक बालक को कक्षा में रुचि लेने, इंटरेस्ट लेने और पढ़ने से रोकता है। तो उसने पहला ऑप्शन दिया है भावना और मनोभाव, दूसरा दिया है संस्कृति और प्रशिक्षण, नेक्स्ट दिया बालक और दृष्टिकोण, नेक्स्ट दिया है लक्ष्य और प्रयोजन। देखो, यहां पर सबसे मेन बात ये होती है कि बाह्य कारक, यानी कारक कितने प्रकार के होते हैं। कारक जो होते हैं उनको हम अभिप्रेरक के रूप में भी जान सकते हैं। तो थोड़ा इनको हम समझेंगे, फिर हम इसको बताते हैं। देखो, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, कौन से कारक की बात कर रहा है वो बाह्य कारक की बात कर रहा है, बाह्य कारक की बात कर रहा है। तो यहाँ पर हम एक बात रख लेते हैं कि मान लीजिए जो कारक होते हैं, कारक या अहुप्रेरक, मैं आपको दो तरीके से पढ़ाऊंगा। कारक या अहुप्रेरक की बात करें, तो इसको हम दो भागों में बांट लेते हैं। एक बांट लेते हैं आंतरिक, एक बांट लेते हैं आंतरिक, और दूसरा हम बांट लेते हैं बाह्य। अब आंतरिक को मैं जन्मजात भी बोल सकता हूं, आंतरिक को मैं जन्मजात भी बोल सकता हूं, और बाह्य को मैं अर्जित भी बोल सकता हूं, बाह्य को मैं अर्जित भी बोल सकता हूं। लेकिन यहां पर मेन बात ये हो रही है कि जो वो पूछ रहा है वो कौन से कारक की बात कर रहा है, वो बाह्य कारक की बात कर रहा है। तो थोड़ा हम समझते हैं। देखो, जन्मजात में कौन कौन से आते हैं, मान लीजिए
भूख, क्रोध, भय, नींद, जिज्ञासा, भावना, दृष्टिकोण, या हमारे जितने भी समस्त संवेग हैं, जितने भी हमारे कितने समस्त संवेग कितने हमारे 14 हैं। अब वो अर्जित की बात करेगा। अर्जित में कौन कौन से आते हैं देखो, एक आता समाज, एक आता समाज, नेक्स्ट आता है संस्कृति, नेक्स्ट आता है संस्कृति, उसके बाद आता है मित्रता, उसके बाद आएगा मित्रता, उसके बाद आएगा प्रतिष्ठा, उसके बाद आएगा प्रतिष्ठा, और उसके बाद आएगा प्रशिक्षण, उसके बाद आएगा प्रशिक्षण, और उसके बाद एक और लिख लेंगे सम्मान, यानी सत्ता, यानी राजनीति। अब मैंने आपको यहां पर उसने क्वेश्चन ये पुटअप किया दोस्तों, उसने जो पूछा क्वेश्चन वो ये पूछा है कि निम्नलिखित में से वो कौन सा बाह्य कारक है जो एक बालक को रुचि लेने से रोकता है। अब मैंने आपको कारक दो प्रकार से बता दिए। कारक कितने प्रकार के होते हैं वो मैंने आपको बताया, दो प्रकार के, आंतरिक और बाह्य, जन्मजात और अर्जित। अब देखो भावना जो है, भावना और मनोभाव, ये हमारा एक संवेग होता है, और संवेग को मैंने किस में रखा है, समस्त संवेग को आंतरिक में रखा है। जबकि हम बात किस कर रहे हैं, बाह्य की, तो ये वाला तो होगा नहीं। फिर उस संस्कृति और प्रशिक्षण, जबकि मैंने प्रशिक्षण और संस्कृति और समाज को किस में रखा है, द्वितीय में रखा है, यानी बाह्य में रखा है। तो बाह्य की हम बात कर रहे हैं, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, हमारा बी वाला होगा। कैसे होगा, अब बालक का दृष्टिकोण जो है वो मैंने किस में रखा है, दृष्टिकोण होता है हमारा देखने का नजरिया, हम किस व्यक्ति या वस्तु के प्रति अपने विचार प्रकट कर रहे हैं। अगर वो आपसे ये पूछे कि ये क्या होता है, तो देखने का, देखने का जो हमारा नजरिया होता है वो हमारा क्या कहलाता है, दृष्टिकोण कहलाता है। लक्ष्य और प्रयोजन, यानी हमने आंतरिक रूप से अपना जो गोल बना रखा है, जो हम किसी को नहीं बता सकते, वो हमने यहाँ पर रखते हैं समस्त संवेग में, वो हमारा किस में आएगा, आंतरिक में आएगा। अगर आपसे पूछे कौन सा बाह्य कारक है, तो आपको बता देना है संस्कृति और प्रशिक्षण। बाह्य का मीन्स दोस्तों वो होता है जिसको हम अपने स्वार्थ के लिए अर्जित करते हैं, जिसको हम अपने स्वार्थ के लिए अर्जित करते हैं। और जो ट्रेनिंग जो होती है और जो संस्कृति होती है, हम जन्म लेने के बाद ही तो सीखते हैं कि किस राज्य की कौन सी संस्कृति है, कौन से क्षेत्र में हमें ट्रेनिंग लेनी है। लेकिन यहाँ पर हम एक बात और आपको क्लियर कर दे रहे हैं, थोड़ा आपको समझाने की कोशिश करेंगे। देखो यहाँ पर थोड़ा हम रुचि की बात करें, रुचि की बात करें, तो वो आपसे ये पूछेगा कि रुचि के जनक कौन है। अगर आपसे ये पूछे कि रुचि के जनक कौन है, तो आपको बताने हैं स्ट्रोंग। कौन बताने हैं, स्ट्रोंग बताने हैं। अगर ईयर की बात करें तो कौन सी ईयर बतानी है, 1908 बताना है। लेकिन रुचि जो होती है वो अर्जित होती है। कैसी होती है, अर्जित होती है, और परिवर्तनशील होती है। और कैसी होती है, परिवर्तनशील होती है। यानी जो रुचि होती है हमारी अकॉर्डिंग टू कंडीशन के बदलती रहती है। अगर आपसे ये पूछिए रुचि के जनक कौन है, आपको बता देना स्ट्रॉन्ग। अगर ये पूछे रुचि जो शब्द है स्ट्रॉन्ग कब लेके आया है, तो 1908 में लेके 1908 में। और रुचि कैसी होती है, अर्जित होती है और परिवर्तनशील होती है। परिस्थिति के अनुसार हम प्रत्येक व्यक्ति की तरफ आकर्षित होकर चेंज होते हैं। लेकिन अगर वो आपसे ये पूछे कि रुचि कहते किसे हैं, किसे कहते हैं, तो आपको बता देना है किसी व्यक्ति कौमा वस्तु की तरफ आकर्षित होकर उसे पसंद करना, उसे पसंद करना, वो हमारी क्या कहलाती है, रुचि कहलाती है। यानी एक क्वेश्चन से मैंने आपके कई क्वेश्चन सॉर्ट आउट कर दिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो नेक्स्ट उसने पूछा है कमजोर वर्ग यानी वीकर सेक्शन के बालक से तात्पर्य क्या होता है। उसने पूछा है जो कमजोर वर्ग होता है, जो कमजोर
वर्ग होता है उसको क्या कहते हैं? उसने पहला ऑप्शन दिया है, ऐसे अभिभावकों के बालक से जिनकी वार्षिक आयु कम है, यानी जिनकी वार्षिक आयु कम है उनको कमजोर वर्ग में रखा जाता है। दूसरा उसने दिया है, ऐसे अभिभावकों के बालक से जो वंचित वर्ग से आते हैं। तो वंचित मीन्स क्या होता है? मान लीजिए वंचित मीन्स होता है ऐसे बालक जिनको समाज से अलग कर दिया जाता है, जो समाज में ज्यादा समस्या उत्पन्न करते हैं, उस वजह से उनको अलग कर दिया जाता है। अब उनको अलग किया जा रहा है, इसका मतलब वो कमजोर तो है नहीं, ताकतवर भी हो सकते हैं, पैसे वाले भी हो सकते हैं। हम बात किसकी कर रहे हैं? वीकर सेक्शन की, कमजोर वर्ग की। तो ये वाला तो है नहीं। अब उसके बाद उसने पूछा है, ऐसे अभिभावकों के बालक से जो गरीबी रेखा से नीचे की सीमा में आते हैं, इसको भी देख लेते हैं। फिर उसके बाद देखा है, ऐसे अभिभावकों के बालक से जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम सीमा की वार्षिक आय की सीमा के नीचे वर्ग में आते हैं। तो यानी हम इन दो को हटा देते हैं। अब इन दो में से जो बेटर ऑप्शन लग रहा है वो हमें दिखाना है। कमजोर वर्ग वो वर्ग होता है जो सरकार ने निर्धारित कर रखा है। आपने देखा होगा कि बीपीएल के जो कार्ड हैं, बीपीएल के जो कार्ड बनाए गए हैं, वो एक गरीबी रेखा से नीचे के अंतर्गत जो व्यक्ति आते हैं, यानी सरकार ने जो निर्धारित कर रखा है, एक जो आय निर्धारित कर रखी है, एक जो मानदंड निर्धारित कर रखा है, उसके नीचे जितने भी व्यक्ति निवास करते हैं उसको हम कमजोर वर्ग कहते हैं। अगर आपको ये वाला शब्द दिखाई दे कि कमजोर वर्ग किसे कहते हैं या कमजोर वर्ग के व्यक्ति कौन से होते हैं, तो आपको बताना है सरकार द्वारा निर्धारित एक न्यूनतम जो इनकम है उससे नीचे वाले जो भी व्यक्ति रहते हैं उनको हम वीकर सेक्शन के अंतर्गत रखेंगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा होगा? ये वाला होगा, डी वाला। अब कमजोर वर्ग को थोड़ा मैं लिख दे रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगा। कमजोर, यह वह वर्ग होता है, यह वह वर्ग होता है जो सरकार द्वारा निर्धारित आय के मानदंड से नीचे निवास करता है। यानी सरकार ने जो निर्धारित कर रखा है, यानी मान लीजिए सरकार ने निर्धारित कर रखा है कि जिसकी सालाना आय 1 लाख रुपए है, प्रति वर्ष है। एक एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं, ना कि मैं सरकार का वो बता रहा हूं। सरकार ने ये कह रखा है एक एग्जाम्पल के थ्रू कि जिस परिवार की सालाना आय 1 लाख से कम है उसको हम कौन सा वर्ग मानेंगे? अगर 1 लाख से कम है तो उसको हम क्या मानेंगे? कमजोर वर्ग। क्या मानेंगे? कमजोर वर्ग। तो आपको ये देखना है कि सरकार द्वारा निर्धारित जो एक मानदंड रखा गया है उससे नीचे में जो परिवार बिलोंग करता है वो कौन सा वर्ग कहलाता है? हमारा कमजोर वर्ग कहलाता है। नेक्स्ट चलते हैं। अब उसके बाद उसने पूछा है पिछड़े बालक, यानी वो कहता है, उसने यहां पर ये है पिछड़े, वो पिछड़े बालक, पिछड़े बालक ऐसे बच्चे होते हैं। अब यहां पर एक बात समझने वाली ये होती है दोस्तों कि पिछड़े बालक किसे कहते हैं? तो जिनकी सीखने की गति धीमी होती है, जिनकी बुद्धि लब्धि 80 से 90 के पीछे होती है, मानसिक रूप से अस्वस्थ और असमायुक्त होते हैं, और सभी होते हैं। अब थोड़ा पिछड़े बालक को हम समझेंगे। मान लीजिए हम बात करते हैं पिछड़े बालक, पिछड़े बालक। अगर हम इसके जनक की बात करें तो इसके जनक हैं सिरिल बर्ट। इसके जनक कौन है? सिरिल बर्ट। अगर हम इसके आईक्यू की बात करें तो इसका जो आईक्यू है 80 से 90 है या 85 से कम है। क्या है? 85 से कम है। लेकिन यहां पर सिरिल बर्ट की एक पुस्तक है, एक पुस्तक है सिरिल बर्ट की, वो आपको बतानी है।
अब सिरलबर्ट की पुस्तक है, वो है द बैक वर्ड चाइल्ड। देखो, अगर उसने ये पूछा है कि पिछड़े बालक के जनक कौन है, तो आपको बताना सिरिल बर्ट। अगर वो ये पूछे पिछड़े बालक का आईक्यू कितना है, तो आपको बताना है 80 से 90 और 85 से कम। लेकिन सिरिल बर्ट की पुस्तक है द बैकवर्ड चाइल्ड। लेकिन ये जो विशेषताएं दे रखी हैं, अब थोड़ा पिछड़े बालक को हम देखते हैं, थोड़ा पिछड़े बालक को हम देखते हैं, तो ये है देखो। अब पिछड़े बालक आपको पूर्ण रूप से समझ में आएगा होता क्या, देखो। एक तो पहला ऑप्शन उसने दिया है सीखने की धीमी गति। दूसरा, विद्यालय में असफलता। असमायोजित व्यवहार। एक को लिख लेंगे परिवर्तनशील व्यवहार। एक को लिख लेंगे सीखने का अभाव। लक्ष्य से दूर भाग जाना। ये जो विशेषताएं मैंने लिखी पिछड़े बालक की, देखो वो यही तो कह रहा है कि जिनकी सीखने की गति धीमी हो, ये वाली बात सही है। जिनका आईक्यू 80 से 90 के बीच बीच में हो, मानसिक रूप से अस्वस्थ और समायुक्त होते हैं, और उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर क्या होगा, उपयुक्त सभी होगा। अब आपको यहाँ पर पिछड़े बालक को मैं पूरा डिफाइन कर रहा हूं। तो मैंने आपको बताया, जो पिछड़ा बालक जो होता है, मान लीजिए पिछड़े बालक के आपसे जनक पूछिए कि जनक कौन है, तो आपको बताना है सिरिल बर्ट। सिरिल बर्ट की पुस्तक है, वो आपको बतानी है द बैकवर्ड चाइल्ड। अगर आपसे ये पूछिए पिछड़े बालक का आईक्यू कितना है, तो मैंने बताया 80 से 90 और 85 से कम। अब पिछड़ेपन जो बालक होते हैं, उनमें कौन कौन सी विशेषता पाई जाती हैं, तो मैंने आपको बताया सीखने की धीमी गति, विद्यालय में असफलता, असमाहित व्यवहार, परिवर्तनशील व्यवहार, सीखने का अभाव, और लक्ष्य से दूर भाग जाना। ये वो बालक होते हैं जो बॉर्डर पर आके फेल होते हैं, फिर इनके अंदर हीन भावना उत्पन्न हो जाती है। लेकिन यहाँ पर हम एक चीज और पढ़ सकते हैं। मान लीजिए हम समझते हैं कि पिछड़ेपन के कारण, अगर वो ये भी पूछ सकता है कि पिछड़ेपन के कारण वो कौन कौन से हो सकते हैं, तो पिछड़ेपन के जो कारण होते हैं, मान लीजिए एक होगा परिवार का बड़ा आकार, परिवार का बड़ा आकार। दूसरा जो होगा माता पिता का दृष्टिकोण, माता पिता का दृष्टिकोण। नेक्स्ट होगा माता पिता की अशिक्षा। और उसके बाद होगा आर्थिक स्थिति। उसके बाद होगा आर्थिक स्थिति। यानी जब एक बालक पिछड़ता है, तो वो इन कारणों से पिछड़ता है। यानी परिवार का बड़ा आकार भी हो सकता है, अच्छा खान पान भी नहीं मिल पा रहा हो। माता पिता का दृष्टिकोण हो सकता है, वो नहीं चाहते कि हम उनका बच्चा पढ़े। माता पिता की अशिक्षा भी हो सकती है कि माता पिता को ये नहीं पता कि बच्चे को शिक्षा प्रदान करेंगे तो उसके लिए क्या फायदा होगा। और आर्थिक स्थिति, यानी इस पिछड़े बालक को यहाँ से क्वेश्चन पुटअप करेगा, वो मैंने आपको पूरा समझा दिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब उसके बाद उसने पूछा अलेक्सिया। अब उसने पूछा है अलेक्सिया किससे संबंधित है। अलेक्सिया किससे संबंधित है, यानी ये एक अक्षमता है। यानी अलेक्सिया किससे संबंधित है, तो पढ़ने की अक्षमता, सीखने की अक्षमता, सीखने और लिखने की अक्षमता, और सुनने की अक्षमता। तो देखो थोड़ा मैं आपको यहां पर समझाने की कोशिश करूंगा। मान लीजिए उसने पूछा है, ये है सीखने की अक्षमता, अक्षमता है, जिसको हम बोलते हैं डिसेबिलिटी, जिसको बोलते हैं डिसेबिलिटी।
अब वो इसके जनक आपसे पूछे तो आपको बता देना है हैविंग हर्स्ट, आपको बता देना है हैविंग हर्स्ट। लेकिन अब कौन कौन सी अक्षमता होती हैं, थोड़ा उनको समझें, आपको अपने आप समझ में आ जाएगी। मान लीजिए सबसे पहले हम देखते हैं मौखिक की, सबसे पहले हम देखते हैं मौखिक की। तो मौखिक की दो होती हैं, एक होती है अफेजिया और दूसरी होती है डिस्फेजिया। दूसरी कौन सी होती है, डिस्फेजिया। उसके बाद एक और देखेंगे हम पढ़ने की, एक और देखेंगे पढ़ने की, वो है अलेक्सिया और दूसरी है डिसलेक्सिया। और उसके बाद एक और देखेंगे हम लिखने की, एक होती है अग्रफिया और दूसरी होती है डिसग्राफिया। अब उसके बाद एक और देखेंगे हम गणित की, तो आपको बताना डिस कैलकुलिया। फिर उसके बाद आपको बतानी है गंभीर तनाव या मानसिक तनाव की, या मानसिक। तो इनकी जो है वो है डिस्थीमिया, वो क्या है, डिस्थीमिया है। अब उसके बाद हम देखेंगे शारीरिक गतिक कौशल, अब शारीरिक गतिक कौशल की है डिस्प्रेक्सिया। एक और हम यहां पर देखेंगे डिस्मोर्फिया। ये क्या होता है, भ्रम की बीमारी, ये भ्रम की होती है। यानी देखो, अब समझना, मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, अब समझना। उसने ये पूछा है कि जो अलेक्सिया होती है वो किससे संबंधित होती है। ये एक तरह से अक्षमता होती है। मैंने आपको अक्षमता के जो जनक हैं वो कौन बताएं, हैविंग हर्स्ट बताएं। अब अक्षमता कौन कौन सी होती है दोस्तों, उनको समझो। एक मैंने आपको बताई मौखिक से संबंधित, वो कौन सी होती है, अफेजिया और डिस्फेजिया। एक मैंने आपको बताई पढ़ने से संबंधित, एक होती है अलेक्सिया और डिसलेक्सिया। एक मैंने आपको बताई लिखने से संबंधित, अग्रेफिया और डिस्ग्राफिया। एक मैंने आपको बताई गणित से संबंधित, डिसकैलकुली। एक मैंने आपको बताई गंभीर तनाव और मानसिक तनाव से संबंधित, डिस्थीमिया। एक मैंने आपको बताया शारीरिक गतिक कौशल से, यानी जब एक व्यक्ति किसी कार्य को करते इसमें शरीर का प्रयोग करता है तो वो डिस्प्रेक्सिया। एक व्यक्ति को भ्रम की बीमारी हो जाती है कि मेरे एक शरीर का एक आंख छोटी है, एक उंगली छोटी है, पैर का एक नाखून छोटा है, तो उसको बोलते हैं हम डिस्मोर्फिया। अच्छा, एक और हम देख लेते हैं सांस लेने में जो कठिनाई होती है, सांस लेने में कठिनाई जो होती है एक बच्चे को, तो उसको बोला गया है अनेक्सिया। उसको क्या बोला गया है, अनेक्सिया। अब हमसे पूछा गया है अलेक्सिया किससे संबंधित है, तो राइट आंसर क्या होगा, पढ़ने से संबंधित है। जो मैंने आपको यहां पर बताया है, अलेक्सिया किससे संबंधित है, पढ़ने से संबंधित है। यानी एक क्वेश्चन से, अब यहां से कोई सा भी क्वेश्चन पुटअप होगा अक्षमता से, तो आप आराम से कर सकते हैं। अगर आपसे ये पूछिए अक्षमता के जनक कौन है, अगर आपसे ये पूछता है वो कि अक्षमता के जनक कौन है, तो आपको बताने हैविंग हस्त। आगे चलते हैं। देखो, अब उसने पूछा है साइजोट, यानी ये वाला शब्द आपको नया मिला है कि साइजोट जो होता है वो किस प्रकार के बालकों के लिए आता है, या साइजोट जो शब्द है ये किस प्रकार के बालकों के लिए प्रयोग किया जाता है। तो थोड़ा मैं इसको यहां पर नोट डालकर आपको लिख देता हूं, फिर आपको समझ में आ जाएगा। देखो, साइजोइड शब्द
उन बालकों के लिए प्रयोग किया जाता है, जो प्रत्येक क्षेत्र में प्रतिभावान होते हैं और निरंतर अपने कार्य क्षेत्र में कार्य कुशलता का परिचय देते हैं। यानी उसने पूछा है कि जो साइजोइड शब्द है वो किस प्रकार के बालकों के लिए प्रयोग किया जाता है। तो मैंने यहां पर आपको बता दिया कि साइजोइड जो शब्द उन बालकों के लिए प्रयोग किया जाता है जो प्रत्येक क्षेत्र में कैसे होते हैं, प्रतिभावान बालक होते हैं। अब उसने पूछा है मोटे, स्वस्थ रहे और लंबे शरीर वाले, जबकि हमने ये वाली विशेषता तो पढ़ी नहीं। प्रतिभाशाली व प्रखर बुद्धि वाले होते हैं, ये भी देख लेंगे। दुबले और पतले, ये भी अलग देख लेंगे। और एक होता है प्रतिभाशाली बालक। अब देखो यहां पर प्रतिभाशाली बालक अलग होता है और प्रखर बुद्धि वाला अलग होता है। अगर वो दोनों के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है, जो साइजोइड शब्द जो शब्द है वो उस प्रकार के बालक के लिए प्रयोग किया जाता है जो प्रतिभावान होते हैं और निरंतर किसी कार्य में अपनी कार्य कुशलता का परिचय देते हैं और ऐसे ऐसे विषयों को करने में इंटरेस्ट लेते हैं जिनको कोई नहीं कर सकता है। यानी कठिन कार्यों को करने में रुचि लेते हैं और समस्या समाधान को करने में रुचि लेते हैं, अमूर्त विषयों को सीखने में रुचि लेते हैं। वो बालक हमारे कौन से बालक कहलाते हैं, प्रतिभाशाली बालक कहलाते हैं। अगर आपसे ये पूछे साइजोइड शब्द किस प्रकार के बालकों के लिए प्रयोग किया जाता है तो आपको बताना है प्रतिभाशाली बालकों के लिए प्रयोग किया जाता है। लेकिन यहां पर आपके दिमाग में ये वाली बात हो रही होगी कि प्रतिभाशाली बालक और प्रखर बालक कौन कौन से होते हैं। तो देखो यहां पर हम समझते हैं, एक होता है विशिष्ट बालक। आपको समझना है कि विशिष्ट बालक, ये जो विशिष्ट बालक होते हैं ना, इनके अंतर्गत प्रत्येक बालक आता है। अगर वो आपसे ये पूछे विशिष्ट बालक के जनक कौन है तो आपको बता देना टर्मन। अब मान लीजिए विशिष्ट बालक जो होते हैं वो दो भागों में बांटे जाते हैं, दो भागों में बांटे जाते हैं। एक बात जाता है सामान्य से ऊपर और एक बांटा जाता है सामान्य से नीचे। यानी मान लीजिए जो सामान्य बालक है, जो सामान्य बालक हैं, इससे माइनस वाले इधर आएंगे और इससे प्लस वाले इधर आएंगे। और सामान्य बालक का जो आईक्यू माना गया है वो 90 से 110 या 91 से 109 माना गया है। अब मानते हैं, देखो इसमें कौन कौन से बालक आते हैं। तो इसमें सबसे पहला बालक आएगा प्रतिभाशाली बालक, दूसरा आएगा जो अभी इधर लिखा है प्रखर बालक, दूसरा कौन सा आएगा प्रखर या तीव्र बालक, प्रखर या तीव्र बालक। अब प्रतिभाशाली बालक का जो आईक्यू माना गया है वो कितना माना गया है, देखो वो माना गया है 140 से अधिक। और इसका जो माना गया है वो माना गया है 121 से 130। अब इधर कौन कौन से आते हैं, इधर आता है एक पिछड़ा बालक, इसका आईक्यू माना गया है 90 80 से 90। एक आता है मंद बालक, इसका आईक्यू माना गया है 70 से कम। एक आता है मूर्ख बालक, इसका माना गया है 50 से कम। एक हमारा मूर्ख जड़ बालक, इसका माना गया है 25 से। और एक होता है हीन बालक जिसका माना गया 0 से 25। अब आपको समझना क्या है कि साइजोड शब्द वो है, वो उस प्रकार के बालक के लिए प्रयोग किया तो जो निरंतर प्रतिभावान होते हैं, यानी ऐसे ऐसे विषयों को करते हैं जो
कोई ना कर सके, यानी समस्या समाधान वाले। और वो ऐसे बालक कौन से कहलाते हैं? हमारे प्रतिभाशाली बालक कहलाते हैं। और मैंने आपको ये बताया कि जो प्रतिभाशाली बालक है उसका जो आईक्यू मैंने कितना बताया है, 140 से अधिक बताया है। लेकिन अगर वो यहां पर आपसे दो क्वेश्चन और पुटअप कर ले कि मान लीजिए ये जो प्रतिभाशाली बालक है इसके जनक कौन है, तो आपको बता देना है टर्मन है। अगर आपसे ये पूछे पिछड़े बालक के जनक कौन है, तो आपको बता देना है सिरिल बर्ट। अगर आपसे ये पूछे इसके जनक कौन है, तो आपको बता देना सिरिल बर्ट। मंदबुद्धि बालक के जनक पूछिए तो आपको बता देना है सेगुइन, यानी सेगुइन, जो मैंने आपको बता दिया। और आपको समझ में आ गया होगा कि साइजोइड शब्द किस प्रकार के बालकों के लिए प्रयोग किया जाता है। आगे चलते हैं। देखो, अब उसने पूछा है कि विशिष्ट बालकों के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन कौन से बालक आते हैं? पिछड़ा बालक, प्रतिभाशाली बालक, बुद्धि बालक। इसको एक तरह से वो प्रखर बालक भी बोल सकता है, जो अभी मैंने आपको बताया था, प्रखर या तीव्र बालक भी बोल सकता है। प्रखर बालक या तीव्र बालक या ये सभी। देखो, अब थोड़ा समझना, मैं आपको विशिष्ट बालक को पूरा डिफाइन कर दे रहा हूं, थोड़ा विशिष्ट बालक आपको समझ में भी आ जाएगा। समझना, जो विशिष्ट बालक क्या होते हैं। देखो, जो विशिष्ट बालक होते हैं ना, थोड़ा समझना। ये जो विशिष्ट बालकों को चार भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? चार भागों में बांटा गया है। देखो कौन कौन से भागों में? चार। पहला हम पढ़ेंगे मानसिक दृष्टि से। आपको यहां पर पूरे समझ में आएंगे। पहला पढ़ेंगे मानसिक दृष्टि से। और मानसिक दृष्टि से कौन कौन से आते हैं? पहला आता है प्रतिभाशाली बालक। दूसरा आएगा तीव्र बालक। और नेक्स्ट आएगा, सॉरी, प्रतिभाशाली बालक के बाद आएगा मंद बुद्धि बालक। और उसके बाद आएगा सृजनशील बालक। उसके बाद कौन आएगा? सृजनशील बालक आएगा। अब उसके बाद हम बात करते हैं, दूसरा जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे दूसरा जो हम बात करेंगे वो करेंगे शैक्षिक दृष्टि से। दूसरा जो हम बात करेंगे वो करेंगे शैक्षिक दृष्टि से। अब शैक्षिक दृष्टि से कौन कौन से होते हैं? एक होता है तीव्र बालक, एक होता है पिछड़ा बालक, और एक होता है सामान्य बालक। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे शारीरिक दृष्टि से। शारीरिक दृष्टि से कौन कौन से होते हैं? एक होता है अंधे बालक, एक होता अंधे बालक, एक होता बाक विकलांग बालक, और एक होता श्रवणहीन बालक, एक होता अपंग बालक, और एक होता मिर्गी या दौरा। अब उसके जो लास्ट में है जो हम पढ़ रहे हैं, वो हम पढ़ रहे हैं सामाजिक दृष्टि से। अब सामाजिक दृष्टि से कौन कौन से होते हैं, इनको समझे। देखो, सामाजिक दृष्टि से पहला होगा वंचित बालक,
दूसरा होगा तिरस्कृत बालक। नेक्स्ट होगा बाल अपराध बालक। उसके बाद होगा असमायोजित बालक। उसके बाद होगा असंवेगात्मक बालक। ये है दोस्तों हमारे विशिष्ट बालक। अब आपसे ये पूछा उसने कि विशिष्ट बालकों के अंतर्गत कौन कौन से बालक आते हैं। तो पिछड़ा बालक भी आता है, प्रतिभाशाली बालक भी आता है, प्रखर या बुद्धि वाले भी आता है। तो राइट आंसर इसका कौन सा होगा? चौथा होगा, यानी सभी आते। अब मैंने आपको यहाँ पर पूरा डिफाइन ये भी कर दिया है कि विशिष्ट बालकों को कितने भागों में बांटा गया। अगर वो ये पूछे विशिष्ट बालक किसे कहते हैं, तो आपको बता देना है सामान्य बालक को छोड़कर, सामान्य बालक को छोड़कर, सामान्य बालक को छोड़कर प्रत्येक बालक विशिष्ट होता है, प्रत्येक बालक विशिष्ट होता है। अगर आपसे ये पूछे विशिष्ट बालक कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको बताना 4 प्रकार के। यानी पहला मैंने आपको पढ़ाया है मानसिक दृष्टि से, दूसरा मैंने आपको पढ़ाया है शैक्षिक दृष्टि से, तीसरा मैंने आपको पढ़ाया शारीरिक दृष्टि से, और लास्ट में मैंने आपको पढ़ाया है सामाजिक दृष्टि से। अब इनको चाहूं तो मैं और डिटेल में कर सकता हूं। मान लीजिए वो इसके जनक पूछ रहा है, तो आपको बता देना है टर्मन। इसके जनक पूछे तो आपको बता देना है सेगविन। अगर इसके जनक पूछे तो आपको बता देना है टॉरेंस। अगर इसके जनक पूछे तो आपको बता देना है सिरिल बर्ट। अगर वो इसके जनक पूछे तो आपको बता देना है लुई ब्रेले। और लुई ब्रेले की एक विधि है ब्रेल लिपि विधि। कितनी है? ब्रेल लिपि विधि है। अब इस विधि में 6 से 8 पॉइंट का प्रयोग किया जाता है, और इस विधि में स्पर्श के माध्यम से पढ़ते हैं, स्पर्श के माध्यम से पढ़ते हैं। यानी वो आपसे ये पूछे अंधे बालक के जनक कौन है, आपको बताना है लुई ब्रेले। लुई ब्रेले की विधि कौन सी है, वो आपको बतानी है ब्रेल लिपि विधि। ब्रेल लिपि विधि में कितने बिंदुओं का प्रयोग किया जाता है, तो आपको बताना 6 से 8 बिंदुओं का प्रयोग किया जाता है। अब लुई ब्रेले ने ब्रेल लिपि विधि किसके माध्यम से अध्ययन किया है, आपको बताना है स्पर्श के माध्यम से अध्ययन किया है। अगर आपसे ये पूछे बाल अपराध बालक के जनक कौन है, तो आपको बता देना है बैरेसियस। आपको बता देना है बैरेसियस। देखो विशिष्ट बालक के क्वेश्चन से मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन आपको क्लियरफाई कर दिए हैं, ये आपको समझ में आएंगे। नेक्स्ट चलते हैं। अब उसने पूछा है अपराधी बालक किसे कहते हैं। जो मैंने अभी आपको बताया था कि अपराधी बालक किसे कहते हैं, तो पहला ऑप्शन उसने दिया है बाल अपराध बालक। मैं फिर भी बता रहा हूं, अपराधी देखो ये होता है एक तरह से बाल अपराध, इसी से संबंधित है। अब मैंने आपको एक बात बताई है कि बाल अपराध के जो जनक हैं वो मैंने आपको बताया है बैरेसियस। मैंने आपको बताया है बैरेसियस। लेकिन वो अगर इसका अर्थ पूछे आपसे कि बाल अपराध किसे कहते हैं, देखो जब एक बालक छोटी उम्र में ऐसा कोई कांड कर देता है जिसकी सजा देने के लिए, सजा देने के लिए कानून का सहारा लेना पड़ता है या कानून की सहायता लेनी पड़े,
वो हमारा क्या कहलाता है, बाल अपराध कहलाता है। और बाल अपराध बालक के जनक मैंने कौन बताया, बैरिसियस बताया। अब उसने पूछा वो असामाजिक कार्य करते हैं, ये वाली बात ठीक हो सकती है। वो शिक्षक के लिए सिरदर्द होते हैं, ये वाली बात ठीक है। जो कक्षा में अव्वल आते हैं, ये तो बिल्कुल भी नहीं होता। जो समाज में रहना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। अब यहां पर कौन सा हो सकता है कि अपराधी बालक कैसे होते हैं, जो असामाजिक कार्य करते हैं, जो शिक्षक के लिए सिर दर्द होते हैं। तो जरूरी ये भी नहीं है जो समाज में रहना पसंद नहीं करते हैं, ये भी नहीं है। लेकिन ऐसे बालक जो असामाजिक कार्य करते हैं, यानी ऐसा कार्य जिसके द्वारा समाज को हानि हो, वो बाल अपराध बालक कहलाते हैं, अपराधी बालक कहलाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, ये वाला होगा, जो असामाजिक कार्य करते हैं। मैंने आपको बता दिया बाल अपराध के जनक कौन है, बैरेसियस है। और बाल अपराध कहते किसे हैं कि छोटी सी उम्र में एक बालक ऐसा कोई कांड कर दे जिसकी सजा देने के लिए हमें सरकार को या सॉरी कानून का सहारा लेना पड़े। नेक्स्ट चलते हैं। अब उसने पूछा है शारीरिक रूप से अक्षम, शारीरिक रूप से जो अक्षम होते हैं वो कौन से होते हैं। तो जो डिस्कैलकुलिया होती है दोस्तों, मैंने आपको बताया था ये गणित से संबंधित होती है। ये किससे संबंधित होती है, गणित से। डिसलेक्सिया क्या होती है, डिस्ग्राफिया जो क्या होती है, ये होती है लिखने से संबंधित। ये किससे होती है, लिखने से संबंधित होती है। डिस्थीमिया क्या होती है, मानसिक तनाव से संबंधित होती है, मानसिक तनाव या गंभीर तनाव। अब उसने पूछा है डिस्प्रेक्सिया, यानी वो इसको थोड़ा गलत टाइप कर गया है, यहां पर होगी डिस्प्रेक्सिया, डिस्प्रेक्सिया। और शारीरिक गतिक कौशल से संबंधित कौन सी होती है, वो हमारा राइट आंसर क्या होगा, डिस्प्रेक्सिया। यानी शारीरिक गतिक कौशल दोस्तों वो होते हैं जिसमें एक बालक किसी कार्य को करते इसमें अपने शरीर का प्रयोग करता है और उस कार्य को नहीं कर पा रहे, जैसे डांस करता है, सर्कस करता है, व्यायाम करता है, तो इनमें करते समय वो किसका प्रयोग करेगा, शरीर का प्रयोग करेगा। इसका थोड़ा मिस्ड प्रिंट हो गया है, आप इसको देख लेना। अब जो डिस्ग्राफिया है वो मैंने आपको बता दिया लिखने से होती है। डिस्थीमिया किससे संबंधित होती है, गंभीर तनाव, मानसिक तनाव। डिस्कैलकुलिया किससे संबंधित होती है, गणित से। लेकिन जब हम बात किसकी कर रहे हैं, शारीरिक रूप से। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रतिभाशाली विद्यार्थी कौन से होते हैं, प्रतिभाशाली विद्यार्थी कौन से होते हैं। देखो यहां पर मैं फिर भी वही वाली बात करूंगा, जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं, जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं वो उनका IQ 140 से अधिक माना गया है। वो किसने माना है, इनका जो IQ है 140 से अधिक माना है टर्मन ने। किसने माना है, टर्मन ने। अगर वो आपसे ये पूछे 132 से अधिक किसने माना है, तो आपको बताना है डैनियल ने माना है। अगर वो आपसे कहे 130 से अधिक किसने माना है, तो अन्य मनोवैज्ञानिकों ने माना है। यानी ज्यादातर जो मनोवैज्ञानिकों ने प्रतिभाशाली बालक का जो IQ है 130 एबव माना है। अगर 132 एबव की बात करें तो आपको बताना डैनियल नामक मनोवैज्ञानिक था। अगर 140 प्लस की बात करें तो टर्मन को बताना है। अगर आपसे ये पूछे कि प्रतिभाशाली बालक के जनक कौन है, तो आपको बताने हैं टर्मन। यानी प्रतिभाशाली बालक के जो जनक माने गए हैं वो कौन माने गए हैं, वो टर्मन माने गए। अब उसने पूछा है प्रतिभाशाली बालक विद्यार्थी कौन से होते हैं, तो स्वभाव से अंतर्मुखी, जबकि प्रतिभाशाली बालक तो बाहरमुखी व्यवहार का होता है, तो अंतर्मुखी तो होने से रहे। फिर उसके बाद अपनी आवश्यकताओं को दृढ़पूर्वक कह नहीं पाते, जबकि प्रतिभाशाली बालक तो खुलकर अपने विचार प्रकट करने वाला होता है, तो ये भी वाली वे ठीक नहीं है। वो अपने निर्णय में आत्मनिर्भर रहते हैं और शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं। यानी जब भी वो अपने निर्णय लेते हैं तो अपने कॉन्फिडेंस के साथ लेते हैं। यानी अगर उनको कोई निर्णय लेना है तो स्वतंत्र रूप से अपने आप पर लेते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, अपने निर्णय में आत्मनिर्भर रहते हैं। और अगर आपसे ये पूछिए प्रतिभाशाली बालक कौन से हैं, तो आपको बताना है जिनका IQ 140 से अधिक वो टर्मन ने माना है, 132 डैनियल ने और 130 अन्य मनोवैज्ञानिक में। प्रतिभाशाली बालक के जनक कौन है, तो आपको बता देना है टर्मन। नेक्स्ट चलते हैं। देखो एक बच्चा जो, यानी एक बच्चा जो ग्रस्त है, यानी किसी से जो 100 को बाज एवं न्यूक्लियर को अनक्लियर क्या करता है, मैं अंतर नहीं कर पाता है। यानी जब उसको 100 की जगह बाज नहीं पता चल रहा और न्यूक्लियर की जगह अनक्लियर बोल रहा है, तो वो किससे संबंधित है। अब यहां पर हमें देखनी है कि शब्द लिंग और विकास, डिसलेक्सिया, डिस्फार्मिया या डिसलेक्सिया,
यानी जब एक बालक इसको ये पढ़ रहा है और इसको ये पढ़ने में बिल्कुल अंतर नहीं कर पा रहा, तो ये समझ लीजिए वो सीखने की अक्षमता है। क्या है? सीखने की अक्षमता है। और मैंने आपको सीखने की अक्षमता बताई है, जो इसके जनक मैंने आपको बताए हैं वो मैंने आपको बताए, हैविंग हस्ट। अब मान लीजिए जब एक बालक जो पढ़ने में गड़बड़ी कर रहा है, तो उसमें जो अक्षमता पाई जाएगी वो अलेक्सिया या डिसलेक्सिया पाई जाएगी, या डिसलेक्सिया पाई जाएगी। तो ये समझ लीजिए इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? डिसलेक्सिया होगा। अभी जो अक्षमता है इससे पहले मैं सारी आपको पढ़ा चुका हूं, यानी ये कहीं पर होती नहीं, ये कहीं पर होती नहीं, और ये बिल्कुल होती नहीं। एक जो बच्चा डिसलेक्सिया से ग्रसित है वह शौकोबाज एवं न्यूक्लियर को अनक्लियर पढ़ने में अंतर नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब उसमें सीखने की अक्षमता है। और सीखने की अक्षमता के जनक मैंने हैविंग हस्ट बताए। और उस समय मैंने आपको ये वाली बात बताई है कि जो पढ़ने से संबंधित जो क्षमता पाई जाती है वो अलेक्सिया और डिसलेक्सिया होती है। नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट क्या होता है देखो, समझना। एक उसने क्वेश्चन किया नेक्स्ट, एक शिक्षिका की कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांगता, यानी जो एक बालक है वो शारीरिक रूप से विकलांग है, यानी जो उसकी एक शिक्षिका की कक्षा में शारीरिक रूप से विकलांग बच्चे हैं, यानी शारीरिक रूप से विकलांग। मैंने आपको अंधे बालक भी पढ़ाए हैं, देखो मैं आपको यहां पर ही बता रहा हूं, शारीरिक विकलांग बच्चे कौन कौन से हैं? देखो, एक मैंने आपको पढ़ा है अंधे बालक, जिसको हम चक्षुहीन भी बोल सकते हैं। दूसरा मैंने आपको पढ़ा है बाक विकलांग। उसके बाद मैंने आपको पढ़ा है श्रवणहीन। उसके बाद मैं आपको पढ़ा रहा हूं अपंग बालक। उसके बाद मैंने आपको पढ़ा है विरूपति बालक। और उसके बाद मैं आपको पढ़ा रहा हूं मृगी याद दौरा। अब वो पूछ के रहा है कि जो शारीरिक विकलांग बच्चे हैं वो क्या कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन उसे दिया, विकलांग बच्चे हैं, निम्नलिखित में से उनके लिए क्या कहना सबसे उचित होगा। मान लीजिए आपकी ये क्लास है, आपकी क्लास में कुछ विकलांग बच्चे शारीरिक रूप से, हो सकता अंधे हो सकता पैर से हो सकता सुन नहीं पा रहे हो। और जो शारीरिक विकलांग जो बच्चे हैं वो कौन कौन से होते हैं? अंधे या चक्षुहीन बालक, बाक विकलांग, श्रवणहीन, अपंग, विरूपति या मृगी या दोहरा। अब देखते हैं, तो उसने पूछा है, कहा है कि पोलियो ग्रस्त बच्चे अब एक गाना प्रस्तुत करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, जब एक व्यक्ति किसी से भी होता है तो उसे टारगेट नहीं करते। दूसरा उसने कहा है, पहिया कुर्सी वाले बच्चे हॉल में जाने के लिए अपने समय के साथ ही समय अपने समय के साथ ही बच्चों से मदद ले सकते हैं। एक उसने ऑप्शन दिया है, शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे कक्षा में ही कोई वैकल्पिक गतिविधि कर सकते हैं। देखो, अगर कोई व्यक्ति किसी भी विकलांगता से ग्रसित है, अगर कोई एक बालक किसी भी विकलांगता से ग्रसित है, तो हम उसे उस वाली विकलांगता से ग्रसित नहीं कह सकते हैं। जैसे उन्होंने ये वाली बात बोली है कि जो बच्चे पोलियो ग्रस्त होते हैं तो उनको बुरा लगेगा, मैडम हमें ऐसे क्यों बोल रही हैं। दूसरा उसने उन्होंने पूछा पहिया कुर्सी वाले बच्चे, ये भी उन्होंने पहिया कुर्सी वाले बच्चों के लिए टारगेट किया है, लेकिन उन्होंने ये वाला ऑप्शन बहुत अच्छा किया है कि शारीरिक रूप से असुविधाग्रस्त बच्चे, यानी ऐसे बच्चे जो शारीरिक रूप से अक्षम है, वो क्लास के बाहर न जाकर अपनी क्लास में ही गतिविधि कर सकते हैं। राइट आंसर कौन सा होगा? तीसरा, मोहन खेल के मैदान में जाने के लिए अपनी बैसाखी का प्रयोग नहीं कर सकते। अगर वो पैर से विकलांग है तो बिना बैसाखी के तो जाएगा नहीं, वो जाएगा, लेकिन उन्होंने यहाँ पर मना कर दिया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा वाला होगा? सी वाला होगा। और मैंने आपको ये वाली बात बता दी है कि जो शारीरिक विकलांगता जो होती है उनमें कितने प्रकार के बच्चे आते हैं। तो मैंने आपको बता दिया, अंधे बालक या चक्षुहीन बालक, बाक विकलांग बालक, श्रवणहीन बालक, अपंग बालक, विरूपति बालक और मृगी। देखो, अंधे बालक कौन से होते हैं?
मैं मान लेता हूँ यहाँ पर थोड़ा इसको और डिटेल में बता दे रहा हूँ। जो अंधे बालक होते हैं ना, जो आंखों से नहीं देख पाते हैं, ऐसे बालक जो आंखों से नहीं देख पाते हैं, लेकिन यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि सामान्य सामान्य जो चक्षु क्षमता होती है, जो सामान्य चक्षु क्षमता होती है, वो हमारी कितनी होती है? तो आपको बताना है 20/70 से 20/200। यानी जो हम अपनी आंखें टेस्ट करवाने जाते हैं, तो 20 सेंटीमीटर से लेकर 200 सेंटीमीटर तक आराम से हम कर सकते हैं, जो अंधे बालकों होते हैं। बाक विकलांग बालक वो बालक कहलाते हैं जो अपनी भाषा को ढंग से प्रकट नहीं कर पाते, यानी हकलाना और तुतलाना और शब्दों को चबा चबा कर बोलना। श्रवणहीन बालक वो बालक होते हैं जो कानों के द्वारा नहीं सुन पाते हैं। अपंग बालक वो बालक कहलाते हैं जो शारीरिक रूप से विकलांग होते हैं, लूले और लंगड़े होते हैं। विरूपति बालक वो बालक होते हैं दोस्तों जिनके शरीर की हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी होती हैं, वो उनको विरूपति बालक कहलाते हैं। और मिर्गिया द्वारा आप जानते हैं। तो एक शिक्षिका अपनी कक्षा में कुछ शारीरिक विकलांग बच्चों से क्या कहेगी? वो ये कहेगी एक असुविधाग्रस्त जो भी बच्चे हैं वो क्लास में ही शारीरिक गतिविधि कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट उसने कहा है प्रतिभाशाली छात्र को क्या करना चाहिए। देखो मैं फिर भी बता रहा हूँ, प्रतिभाशाली छात्र से संबंधित बहुत से क्वेश्चन है। अधिगम नियोग नहीं कर सकते। देखो प्रतिभाशाली छात्र कौन कौन से होते हैं, तो उन्होंने कहा अधिगम नियोग नहीं कर सकते हैं, पहला ऑप्शन। ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालय द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जा सकते हैं। यानी ऐसे सहयोग की आवश्यकता होती है जो सामान्यतः विद्यालय द्वारा उपलब्ध नहीं कराए जा सकते। हो सकता है देख लेंगे। शिक्षिका के बिना अपने अध्ययन को व्यवस्थित कर लेते हैं, अन्य छात्रों के लिए एक अच्छे मॉडल बन सकते हैं। देखो पहला वाला हटा दें, ये वाला हटा दें। अब इसकी अपेक्षा हमें ये वाला राइट आंसर लग रहा है कि अन्य छात्रों के लिए एक अच्छे मॉडल बन सकते हैं। अगर आप अपनी क्लास में अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं, तो आपके जो जूनियर आएंगे वो आपको एक अच्छा आदर्श मॉडल मानेंगे कि आपके द्वारा जो जो कार्य किए गए हैं, जिस जिस तरह के वो प्रतियोगिता में भाग लेकर आपने महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया है, वो आपको देखकर कोई ना कोई ऐसा कार्य करेंगे। वो कौन से बालक कहलाएंगे? प्रतिभाशाली बालक कहलाएंगे। और मैं आपको एक बात ये बता चुका हूं कि जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं वो कठिन कार्यों में रुचि लेते हैं। प्रतिभाशाली जो बालक होते हैं वो कठिन कार्यों में रुचि लेते हैं, सीखने की जिज्ञासा होती है, अमूर्त विषयों में रुचि लेते हैं, व्यापक शब्द भंडार होता है, समस्या को समाधान करने वाले होते हैं और उच्च उनका आईक्यू होता है। तो ये जब सारी बातें आएंगी तो अन्य छात्रों के लिए एक अच्छा मॉडल बनेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। अब उसने पूछा है के कारण प्रतिभाशीलता नहीं होती है। उन्होंने के कारण प्रतिभाशीलता यानी एक तरह से प्रतिभाशाली बालक किन किन कारणों से होता है, किन किन कारणों से होता है। तो एक उसने पूछा मनु सामाजिक कारकों से, दूसरा आनुवंशिक रचना से, नेक्स्ट वातावरण से, और उसने दिया है बी और सी यानी आनुवंशिक और वातावरण से। देखो समझना, कहीं पर अगर आपको वंशानुक्रम प्लस वातावरण जिस ऑप्शन में एक साथ दिख जाए या दोनों को एक साथ मिला के कर रहा है, तो हमेशा राइट आंसर आपको वही लगाना, क्वेश्चन कोई सा भी हो। लेकिन एक बात तो ध्यान रखना, इसको हम प्रकृति के नाम से भी जान सकते हैं और इसको हम पोषण के नाम से भी जानते हैं, इसको हम आंतरिक के नाम से भी जानते हैं और इसको हम बाह्य के नाम से भी जानते हैं और इसको हम जन्मजात के नाम से भी जानते हैं और इसको हम अर्जित के नाम से भी जानते हैं। यानी अब इन दोनों का जो रेशियो रखा गया है वो कितना रखा गया है? तो जो वंशानुक्रम जो हमारा होता है वो हमारा 30% होता है और जो वातावरण जो होता है वो 70% होता है। उसके बराबर जो प्रतिभाशाली बालक बनता है वो 100% बनता है। यानी जब एक बालक प्रतिभाशाली होगा तो उसका आईक्यू अच्छा होगा। तो जो उसका आईक्यू है ना
वो वातावरण निर्धारित कर रहा है सबसे ज्यादा। उसका जो आईक्यू है, उसका जो आईक्यू सबसे ज्यादा कौन निर्धारित कर रहा है? वातावरण निर्धारित कर रहा है। यानी माता पिता से या वंशानुक्रम से तो हमें सोचने समझने का नजरिया मिलता है, बाकी जो भी कार्य हमारा होता है वो सब कुछ जन्म लेने के बाद होता है। अगर वो आपसे ये पूछता है कि वंशानुक्रम और वातावरण में सबसे महत्वपूर्ण तत्व किसको माना गया है, तो आपको बता देना है वातावरण को सबसे महत्वपूर्ण तत्व माना गया है, क्योंकि यही सबसे ज्यादा करता है। और इसको मैंने आपको बताया है 30%, और इसको मैंने आपको बताया है 70%। बराबर कितने परसेंट हमारा हो रहा है? 100% हो रहा है। और जो प्रतिभाशाली बालक होगा वो, मान लीजिए यहाँ पर वंशानुक्रम की बात कर लेते हैं, मान लीजिए वंशानुक्रम की बात कर लेते हैं, और दूसरा हम वातावरण की बात कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर जो वंशानुक्रम है उसको मैंने बताया है 30%, जो वातावरण बताया है वो 70%, तब जाकर वह 100% बनेगा। यानी एक प्रतिभाशाली बालक का जो बनने का मेन कारण है उसका वातावरण है, क्योंकि माहौल में रहेगा, जैसे माहौल में रहेगा उसी के अकॉर्डिंग हमें सब कुछ करना है। लेकिन यहाँ पर एक चीज और देखेंगे हम जो थोड़ा डाउट में रहती है। एक गोडार्ड नामक मनोवैज्ञानिक थे, इसको थोड़ा समझेंगे। एक गोडार्ड नामक मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या कहा कि मंदबुद्धि माता पिता की संतान, मंदबुद्धि माता पिता की संतान मंदबुद्धि और तीव्र बुद्धि, तीव्र बुद्धि माता पिता की संतान। तीव्र बुद्धि वाली होती है। लेकिन देखो यहाँ पर समझने वाली बात ये रहेगी कि ये गोडार्ड ने कहा है और ये उनका मत है, लेकिन इसको वर्तमान में माना नहीं जाता। अगर गोडार्ड ने ये कहा था कि मंदबुद्धि माता पिता की संतान मंदबुद्धि और तीव्र बुद्धि माता पिता की संतान तीव्र बुद्धि वाली होती है, वो हम इसको सिर्फ 10% में रखेंगे। कि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि मान लीजिए जो माता पिता इंटेलिजेंट है उनकी संतान भी इंटेलिजेंट निकल आएगी, यानी एक आईएएस माता पिता के बच्चे भी आईएएस कभी कभी 10% में बन सकते हैं। लेकिन जो 90% की बात हम करें, जो 90% की बात हम करें, वो ये वाले रेशियो की बात करेंगे, क्योंकि 30% हमें माता पिता से मिलता है और 70% हमें वातावरण से मिलता है। और मैंने आपको ये वाली बात बताई है कि किसी भी क्वेश्चन के ऑप्शन में आपको वंशानुक्रम और वातावरण एक साथ दिखाई दे, राइट आंसर वो लगाना है। अगर किसी बालक के विकास में, शारीरिक मानसिक जो में, उस विकास में अगर सबसे महत्वपूर्ण जो तत्व माना गया है, तो मैंने आपको बताया है वातावरण को सबसे महत्वपूर्ण तत्व माना गया है। क्लियर है? आगे चलते हैं। अब उसकी पूछा उसने, बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त है? यानी एक बालकों के सीखने के लिए, यानी हमें एक बालक के सीखने के लिए और सुनने के लिए सबसे अधिगम योग्य यानी सबसे अच्छा वातावरण निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त है? तो पहला ऑप्शन देखेंगे, छात्रों को यह छूट देना कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है, ये बात ठीक है। एक लंबे समय के लिए निष्क्रिय रूप से सुनना, यहाँ पर तो ये वैसे भी नेगेटिव आ गया, तो ये तो वैसे ही कट गया। निरंतर गृह कार्य देना, ये भी नेगेटिव है, क्योंकि ज्यादा गृह कार्य देंगे तो बच्चे में हीन भावना होगी। सीखने वाले द्वारा व्यक्तिगत कार्य करना, सीखने वाले द्वारा व्यक्तिगत कार्य करना। अब इसको देखते हैं और पहला वाला देखें। पहला वाला देखा है, छात्रों को यह छूट देना कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है। तो इसकी अपेक्षा राइट आंसर कौन सा होगा? पहला वाला होगा। यानी जब हम एक छात्र को अपनी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया करते समय बाल केंद्रित शिक्षा पर बल देते हैं, और ये वाला जो ऑप्शन है ये किस पर बल दे रहा है? बाल
केंद्रित शिक्षा पर बल देता है। बाल केंद्रित शिक्षा पर बल देता है। अब बाल केंद्रित शिक्षा जो क्या होती है, वो शिक्षा जिसमें एक अध्यापक एक बालक की रुचियों, आवश्यकताओं और मूल्यों और आदर्शों को ध्यान में रखकर शिक्षण कार्य करता है। मान लीजिए मैंने अभी आपसे पूछा, मान लीजिए आप कैसे सीखना चाहते हैं, तो आपने बोला सर आज हम खिले प्ले मेथड से, खेल विधि से सीखना चाहते हैं। तो वो कौन सा, क्या सीखना और कैसे सीखना। अगर वो आपसे जनक की बात करे, बाल केंद्रित शिक्षा के जनक की बात करे, तो दो तरीके से पुटअप करेगा। या तो वो विश्व की बात करेगा, तो विश्व में आपको बता देने हैं जॉन डीवी, विश्व में बता देने हैं जॉन डीवी। अगर वो भारत की बात करता है दोस्तों, तो आपको बता देना है गिज्जू भाई। कौन बता देने हैं, गिज्जू भाई। नेक्स्ट चलते हैं। देखो, अब उसने पूछा है गतिक कौशलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा गतिक कौशलों के लिए प्रयोग की जाने वाली अक्षमता है। अब गतिक कौशलों के लिए प्रयोग की जाने वाली कौन सी अक्षमता है, तो जो डिस्फेजिया होती है दोस्तों, जो डिस्फेजिया होती है वो होती है मौखिक के लिए। किसके लिए होती है, मौखिक के लिए। अब डिसकैलकुलिया जो होती है दोस्तों, वो होती है गणित के लिए। वो किसके लिए होती है, गणित के लिए। जो डिसलेक्सिया जो होती है दोस्तों, वो किसके लिए होती है, पढ़ने के लिए होती है। किसके लिए होती है, पढ़ने के लिए। बच्ची कौन सी, डिस्प्रैक्सिया। डिस्प्रैक्सिया कौन सी होती है, गतिक कौशलों के लिए। शारीरिक गतिक कौशल जिसमें डांस, नृत्य और व्यायाम, सर्कस जो काम करता है। अगर वो आपसे पूछे डिस्फेजिया किसके लिए प्रयोग की जा रही है, मैंने आपको बता दी मौखिक के लिए। अगर आपसे पूछे डिसकैलकुलिया किसके लिए प्रयोग की जा रही है, मैंने आपको बता दिया गणित के लिए। अगर आपसे ये पूछे डिसलेक्सिया किसके लिए प्रयोग की जा रही है, तो आपको बतानी है पढ़ने से। और डिस्प्रैक्सिया किसके लिए प्रयोग की जा रही है, तो आपको बता देना है शारीरिक गतिक कौशलों के लिए। नेक्स्ट चलते हैं। अधिगम निर्योग्यता। देखो, अधिगम निर्योग्यता में अभी आपको यही वाली बात बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जो निर्योग्यता है, निर्योग्यता है, निर्योग्यता है जो मैंने अभी पहले भी बताई है, इसका दूसरा नाम अक्षमता है और इसका एक और नाम होता है अशक्तता। इसको बोला जाता है डिसेबिलिटी। और जनक में आपको हर बार बता रहा हूं हैविंग हर्स्ट, हर बार बता रहा हूं हैविंग हर्स्ट। देखो, अब ये किसी व्यक्ति में जो निर्योग्यता है, मान लीजिए एक बालक सही ढंग से नहीं पढ़ पा रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो जीवन पर्यंत तो सही ढंग से नहीं सीख पाएगा। वो कभी ना कभी तो अच्छे से सीखेगा। अब उसने पूछा है कि जो अधिगम निर्योग्यता है वो क्या कहलाती है, तो उसने कहा है समुचित निवेश के साथ सुधार करने योग्य नहीं है। मान लीजिए एक बालक, उसमें कोई भी ऐसी आती है कि मान लीजिए वो ढंग से नहीं पढ़ पाता है, तो इसका मतलब वो जीवन पर ढंग से नहीं पढ़ पाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। कभी ना कभी तो वो ठीक होगी, और ये सुधार करने योग्य नहीं है, तो इसका मतलब ये गलत है। एक स्थिर अवस्था है। स्थिर अवस्था का मतलब ये कि आज अगर एक व्यक्ति में कोई भी अक्षमता आ गई, तो वो जीवन पर्यंत रहेगी, उसको चेंज नहीं कर सकते, जबकि चेंज कर सकते हैं, तो ये भी गलत है। अब एक चर अवस्था है, इसको देखते हैं। जरूरी नहीं कि कार्य पद्धति की हानि करे। जब एक व्यक्ति इससे डिसेबल अक्षम है, बोलने में अक्षम है, लिखने में अक्षम है, तो हानि तो करेगी। लेकिन एक ऑप्शन उसे दिया है चर। चर मीन्स होता है वेरिएबल, वेरिएबल। और इसका जो मान होता है वो परिवर्तित होता है। वेरिएबल को बोलते हैं हम परिवर्तित होना। यानी चर का मीन्स होता है परिवर्तनशील होना। कैसा होना, परिवर्तनशील होना। और मान लीजिए आज एक व्यक्ति जो है किसी भी अक्षमता से ग्रसित है, तो कल ना कल वो ठीक हो जाएगा। तो आज जो अक्षम था वो चेंज होके कल ठीक हो गया, वो हमारी क्या कहलाती है, चर अवस्था कहलाती है। तो आपको बताना है अधिगम निर्योग्यता क्या है, एक चर अवस्था है, एक गतिशील अवस्था है, एक परिवर्तनशील अवस्था है। अगर आपसे ये पूछे निर्योग्यता, अक्षमता, असक्ता, इसको डिसेबिलिटी बोलते हैं, इसको डिसेबिलिटी बोलते हैं। और इनके जो जनक हैं वो कौन माने गए, हैविंग हर्स्ट माने गए। आगे चलते हैं। आगे उसने पूछा है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ने के लिए निम्नलिखित में से कौन से मूल रचना अधिक उपयुक्त हैं। यानी विशेष आवश्यकता वाले बच्चे जो हो सकते हैं, मान लीजिए
विशेष आवश्यकता का मीन्स होता है सामान्य बालक को छोड़कर। मैं आपको फिर भी बता रहा हूं, मान लीजिए विशेष या विशिष्ट बालक जो होते हैं, या विशिष्ट जो बालक होते हैं वो कौन से होते हैं, तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, ऐसे बालक जो सामान्य बालक को छोड़कर है, सामान्य बालक को छोड़कर प्रत्येक बालक कैसा होता है, विशिष्ट होता है। अब सामान्य से ऊपर भी हो सकता है और सामान्य से नीचे भी हो सकता है, माइनस वाला और प्लस वाला। और इसका जो मैंने आईक्यू बताया है 90 से 110, या 90 से 110 से ऊपर तीव्र प्रखर, जिनका 121 से 120 वाला है, जिसको हम यहाँ पर लिख भी लेते हैं। यहाँ पर आएंगे 121 से 130 और 140 से अधिक। यहाँ पर आएंगे 80 से 90, 70 से कम, जो भी आते हो 50 से कम, ये वाले। अब उसने पूछा है ये बाले बच्चों को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मूल रचना का अधिक उपयुक्त है, यानी सबसे अच्छे तरीके से किससे समझा जा सकता है। अधिकतम बच्चों को सम्मिलित करते हुए कक्षा में चर्चा करना हो सकता है, छात्रों को संबोधित करते हुए अध्यापक द्वारा मार्गदर्शन करना, यह भी हो सकता है, सहकारी अधिगम और पीयर टूरिंग और अध्यापन के लिए योग्यता आधारित समीकरण। देखो, अधिकतम बच्चों को सम्मिलित करते हुए कक्षा में चर्चा करना, जबकि हम बात किसकी कर रहे हैं, विशेष बालकों की बात कर रहे हैं। अब विशेष बालक, अगर हम मंदबुद्धि बालक को पढ़ाएंगे तो उसके लिए अलग से शिक्षा की व्यवस्था करनी पड़ेगी। अगर हम प्रतिभाशाली बालक को पढ़ाएंगे तो उसके लिए अलग से शिक्षा व्यवस्था करनी पड़ेगी। यानी प्रतिभाशाली बालक और मंदबुद्धि बालक को हम एक साथ नहीं पढ़ा सकते। अगर हम मंदबुद्धि प्रतिभाशाली बालक को पढ़ा रहे हैं तो या तो प्रतिभाशाली आगे आगे बोलेगा या मंदबुद्धि बिल्कुल पीछे रह जाएगा, तो ये वाला तो हो ही नहीं सकता। विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए अध्यापक द्वारा मार्गदर्शन करना, जबकि हमें उसकी मूल रचना से संबंधित व्यवस्था करनी है, मार्गदर्शन की जरूरत नहीं है, यहाँ पर परामर्श की जरूरत है, तो ये भी नहीं होगा। और तीसरा है सहकारी अधिगम तथा पीयर टूरिंग। सहकारी अधिगम का मतलब होता है कि जब एक ही उद्देश्य के व्यक्ति एक साथ मिलकर जो शिक्षण कार्य करते हैं वो हमारा कौन सा कहलाता है, सहकारी अधिगम कहलाता है। राइट आंसर क्या होगा ये। अब विशेष आवश्यकता उनके मीन्स क्या होगा, मान लीजिए हमने सामान्य से नीचे जितने भी बालक आते हैं उनको एक जगह रख लिया, सामान्य से ऊपर जितने भी बालक आते हैं उनको एक जगह रख लिया, दोनों को अलग पढ़ा के दोनों के लिए एक दूसरे से ग्रुप डिस्कशन करते हुए पढ़ाया, वो हमारा सहकारी। और पीयर टूरिंग का मीन्स होता है ट्यूशन। ट्यूशन जो होता है, अब जो ट्यूशन हम जो पढ़ाते हैं वो एक विषय सब्जेक्ट के पढ़ाते हैं जिनका एक उद्देश्य होता है। मान लीजिए 11th वालों को हमें पढ़ाना केमिस्ट्री के लिए, तो 11th के केमिस्ट्री वाले अलग होंगे, हाई स्कूल के मैथ वाले होंगे तो वो अलग वाले होंगे। और वही वाली बात तो मैंने यहाँ पर बताई कि इनको अलग रख लेंगे, इनको अलग रख लेंगे, वो हमारा कहलाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। अब उसने पूछा अधिगम की योग्यता का लक्ष्य क्या है, यानी मान लीजिए अधिगम की योग्यता का लक्षण क्या है, यानी आपके अंदर सीखने की जो सबसे अधिक योग्यता है। अधिगम मीन्स होता है सीखना, लर्निंग, लर्निंग, ये है उसका मुख्य लक्ष्य क्या है। तो भागने की प्रवृत्ति नहीं, अशांत ऊर्जा और बिंद संकोना नहीं, अवधान एकाग्रता संबंधी बाधा विकार या अपीड़ा का अभाव होना। यानी निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम की योग्यता का एक लक्षण है, यानी आप सीखते समय क्या क्या कर सकते हैं। तो ये अपीड़ा का अभाव तो मतलब ये नहीं हो सकता कि आप किसी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, यानी अवधान एकाग्रता संबंधी बाधा या विकार, यानी आपके न सीखने का मेन कारण ये है आप किसी भी वस्तु, किसी भी पॉइंट और किसी भी बिंदु पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं, इस वजह से आपकी अधिगम योग्यता ठीक नहीं है। तो आपसे ये पूछिए इसका राइट आंसर कौन सा होगा, तो अवधान या एकाग्रता संबंधी ये है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट पूछा है उसने निम्नलिखित में से कौन सा कथन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन किसी व्यक्ति के मानसिक प्रभाव को, किसी व्यक्ति के मानसिक प्रभाव को उत्तम रूप से प्रदर्शित करता है, यानी किसी व्यक्ति के मानसिक प्रभाव को उत्तम रूप से प्रदर्शित करता है। पहला उसने पूर्ण अभिव्यक्ति, संगतिकरण और सामान्य लक्षण और निर्देशन। दूसरा मानसिक विकारों का नहीं होना, व्यक्तित्व के विकारों से मुक्ति और उपयुक्त में से सभी।
राइट आंसर को होगा उपयुक्त में से सभी। मानसिक प्रभाव को, यानी अगर आपकी मेंटलिटी हाई लेवल की है, पहला पॉजिटिव है, दूसरा मानसिक विकार को नहीं, आप किसी बीमारी से ग्रसित नहीं है, तीसरा व्यक्तित्व के विकार, आपकी पर्सनैलिटी दो प्रकार की होती है, अंतर्मुखी, वो आप में कोई कमी नहीं है, तो राइट आंसर क्या होगा, उपयुक्त सभी। ये था दोस्तों हमारी कैरियर एंडेवियर यूट्यूब चैनल की तीसरी मैराथन। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑल को प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वाले चैनल पर दोस्तों हम जल्दी ही सीटेट का बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं, सीटेट का बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम पूरी कोशिश करेंगे आपको अच्छे से अच्छी तरीके से पूरी पेडागोजी को समझाने के लिए, पूरी पेडागोजी को समझाने के लिए मैंने आपको बड़ी इजी भाषा में इस वाली मैराथन को क्लियर किया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को हाँ जरूर सब्सक्राइब करके जाएं, जिससे हम जब भी वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपकी मोबाइल स्क्रीन पर सबसे पहले दिखाई दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।